बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक Biotech consists of two words, bio plus tech. Bio plus tech. Bio deals with the biology part and tech deals with the technology part. So this makes the word biotechnology. So in this chapter we will discuss biotechnology principle and processes. So let's begin. Okay. The definition of biotechnology was given by. तो यहाँ से चालू करते हैं. Okay. तो ऐसा करके नोट्स बनाते रहते हैं. यहाँ पर नोट्स बनते जाएगा. Important points. Okay. So ठीक है. So important points of biotechnology. So the important points are. Why is it not? So बायोटेक्नोलॉजी आया कहाँ से? So biotechnology. Okay. So the term biotechnology was introduced by European Federation of Biotechnology. So it was first introduced by European Federation of Biotechnology. EFB. It was first introduced by European Federation of Biotechnology, EFB. So बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले बार बताया कौन? EFB ने बताया, यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा. सो यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस होता है. तो इसी ने बताया बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. सो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन इन्होंने दिया. सो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन इन्होंने दिया. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है वो समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, अरे कहाँ गया, चलो, इसके पास इसका हाइट बड़ा है, हाइट बहुत ज़्यादा है. सो इसका जीन, एक गुड जीन क्या हो गया कि इसका हाइट बड़ा है, ये इसका एक जीन हो गया. हाइट बड़ा, ये इसका एक जीन हो गया. सो इस जीन को, इसका हाइट बड़ा होने वाला जीन को उसका हाइट बड़ा वाला जीन को अगर हम दूसरे बॉडी में डालना चाहे तो ये बायोटेक्नोलॉजी से होगा. फॉर एग्जांपल ये एक दूसरा बच्चा है, अबे यार ये क्या, एक दूसरा बच्चा है,
तो ये दूसरा, इस बच्चा का नाम है ए और इसका नाम है बी। सो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं 3 प्रोसेस से, ठीक है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते पहले, पहला प्रोसेस हो गया आइडेंटिफिकेशन। दूसरे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे, फिर हम लोग करेंगे इंट्रोड्यूस। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे मेंटेनेंस। इसको समझते हैं। सो आइडेंटिफाई, इंट्रोड्यूस एंड मेंटेनेंस, ये कैसे होता है? सबसे पहले मान लो इसका हाइट बड़ा है, इसका हाइट वाला जीन बड़ा है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना कि इससे कौन सा जीन निकालना है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। इस बच्चे से कौन सा जीन निकालना है, इसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। जो जीन निकाली तो आइडेंटिफिकेशन का काम हो गया। फिर उसके बाद उस जीन को हम लोग को इस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा। अब हाइट, इसका जीन बड़ा हाइट, मान लो ये डीएनए है इसका हाइट का, तो इस डीएनए को इस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस बॉडी में उस डीएनए को आराम से वो जाएगा नहीं, तो उसके बाद इस बॉडी में उस डीएनए को करना होगा हम लोग को मेंटेनेंस। उस डीएनए का हम लोग को पहले मेंटेनेंस करना होगा। तो ऐसे करके ये वर्क करता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, ऐसे करके वर्क करता है बायोटेक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो ये जीन ट्रांसफर, अब हम लोग एक काम, कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रिकम्बेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू, एक एनसीईआरटी में लाइन है, द डेवलपमेंट ऑफ रिकम्बेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड टू मॉडिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर नोन एज जेनेटिक एंड ऑफ हायर वैल्यू, ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर किसको बोला जाता है? सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आ गया है भी। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग बोलते हैं बर्ग को। ओके, सो बर्ग इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बर्ग इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सो बर्ग को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको येलो कर देते हैं। ओह शिट, अच्छा, देन रेड कलर। एनसीईआरटी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो छूट जाएगा, सब डिस्कस होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग का अभी तक क्या समझे कि यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन आया है। बायोटेक्नोलॉजी किससे कंसिस्ट होता है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी, जो कि बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों पे बेस्ड होता है। देन बर्ग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन वी हैव स्टडीड बायोटेक्नोलॉजी रिकम्बेंटेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स होता है। हम लोग 3 प्रोसेस जाने। सबसे पहले हम लोग करेंगे सो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया बर्ग। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 2 टाइप के इंजीनियरिंग का काम आता है। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। 2 टाइप की इंजीनियरिंग होते हैं। एक होते हैं ये हो गए 2 टाइप की इंजीनियरिंग,
एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होता है केमिकल इंजीनियरिंग। सो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये हो गया केमिकल इंजीनियरिंग। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। देखो हम 3 प्रोसेस का नाम लिए थे अभी थोड़ी देर पहले। कौन सा पहले, हाँ, आइडेंटिफिकेशन को, एक जीन को आइडेंटिफाई करना है। अबे यार इतना बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है, आइडेंटिफाई करना है पहले, फिर हमको इंट्रोड्यूस करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर इंट्रोड्यूस करना है, फिर मेंटेन करना है। इस तीनों पॉइंट को रिमेम्बर करना अच्छे से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहले जीन को आइडेंटिफाई करना और इंट्रोड्यूस करना, ये दोनों आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, और उसका मेंटेनेंस आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। सो मान लो हाइट जीन है, उस हाइट जीन को निकालना, मतलब पहले आइडेंटिफाई करना उसका, उस बॉडी में कौन सा अच्छा जीन है उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन होता है। उस जीन को दूसरे होस्ट से निकाल कर मतलब कि इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और मेंटेनेंस हो गया केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में फेनोटाइप ऑफ द कैरेक्टर चेंजेस। In genetic energy, phenotype of the characteristics changes, and in chemical engineering, we basically do maintenance. So, phenotype of the character changes, and the chemical engineering, we do the maintenance work. Okay. So, principle of technology, 2 टाइप हो गए, जेनेटिक और ये हो गया केमिकल। यहाँ मेंटेनेंस का काम होगा और यहाँ फेनोटाइप चेंज होगा, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन का काम होगा। सो इतना बात हो गया। जीन ट्रांसफर समझ जाएंगे। अब एक वर्ड आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको समझते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सो एक वर्ड आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? तो एक एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक सेकेंड, माइक। ओके, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड क्रिएशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, use of the gene cloning and gene transfer. This technique is isolated. Okay, so the development of recombinant DNA technology has allowed to modify the microorganism to create the higher value. मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या? मान लो एक आदमी को वापस रख रहे हैं, ऐसा लंबा तो बना दिया, सफेद कम कर देते हैं। ये आदमी का हाइट लंबा है, हाइट लंबा है, तो इससे जो जीन निकाला जाएगा वो हाइट जीन निकलेगा, और वो जीन जो निकाला जाएगा, मान लो ये डीएनए निकला, सो ये डीएनए को बोले जाएंगे, इस डीएनए को बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ये बॉडी का अगर हाइट लंबा, इस इंसान का अगर हाइट लंबा है, इंसान का अगर हाइट लंबा है, और इससे जो डीएनए निकाला जाएगा हाइट लंबा का, तो उसी डीएनए को बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बिल्कुल नहीं आ रहा इसका इफेक्ट, और भी नहीं इसका।
हम्म छोड़ो, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए के बाद। तो इसी डीएनए को एक होस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाद में, रिकम्बिनेंट डीएनए को। फिर अब देखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए का बात हो गया। सो रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में हम लोग जाने, लेकिन फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? सो एक पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाया स्टैनली एंड कोहेन। सो द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज मेड बाय स्टैनली एंड कोहेन। स्टैनली और कोहेन ने सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, किसके लिए? फॉर द एंटीबायोटिक, दे कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन द सैल्मियोला टाइफाई। सो मान लो ये है सैल्मियोला टाइफाई, ये है सैल्मियोला टाइफाई, टाइफीमेरियम। सो ये है सैल्मियोला टाइफीमेरियम। सैल्मियोला टाइफीमेरियम तो ये होस्ट हो गया। सो पहले हम बाद में लेबलिंग करेंगे। तो उसके अंदर कौन सा जीन डाल दिया गया? रिकम्बिनेंट डीएनए क्या डाल दिया गया? रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया गया एंटीबायोटिक का। इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। ये तो बहुत हैवी है, इसके देखते। सो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में बात करते हैं। वो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में हमें किसने बताया? स्टैनली एंड कोहेन ने। किसने बताया? स्टैनली एंड कोहेन ने। स्टैनली एंड कोहेन ने क्या किया? एक बैक्टीरिया था सैल्मियोला टाइफीमेरियम। सैल्मियोला टाइफीमेरियम। तो सैल्मियोला टाइफीमेरियम में क्या कर दिया उसने? एक एंटीबायोटिक का जीन डाल दिया। सो जो एंटीबायोटिक का जीन डाला, उस एंटीबायोटिक के जीन को बोलेंगे, हाँ, उस एंटीबायोटिक के जीन को बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। तो उसने रिकम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट से किसी चीज से निकाल के इसमें डाला गया। सो रिकम्बिनेंट डीएनए इसमें डाला गया सैल्मियोला टाइफाई में। तो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस माना गया और किया है स्टैनली एंड कोहेन ने। तो इतना हम लोग समझे इस पेज में। सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, सो हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए समझ चाहिए। अब आगे देखना है जेनेटिक। इस पहले पेज में एनसीईआरटी के लगभग नहीं सभी चीज देख ली। सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चीज पे। सो हम लोग कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे अभी। 3-4 अब सब टर्म्स डिस्कस करेंगे कुछ इसमें। हेडिंग में कितने टर्म्स? important terms। सो पहला वर्ड है पैलाड्रोमिक सीक्वेंस। पैलाड्रोमिक सीक्वेंस। सो पैलाड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? सो एक सेकेंड, हाँ, पैलाड्रोमिक सीक्वेंस यही होता है, जैसे इसका एग्जांपल दे रहे हैं मॉम एंड डैड। मॉम एंड डैड, समझते हैं इसको? देखिए, मॉम में अगर हम आगे से भी पढ़े तो MOM है, और अगर हम पीछे से भी पढ़े तो MOM है। डैड में अगर हम आगे से भी पढ़े DAD है, और पीछे से हम अगर पढ़े भी तो भी DAD है। तो दिस सीक्वेंस इज नोन एज अ पैलाड्रोमिक सीक्वेंस, जहां पर जो हम सेंटेंस को अगर आगे से और पीछे से पढ़े तो सेम वर्ड रिपीट होता है, देन दैट सीक्वेंस इज नोन एज अ पैलाड्रोमिक सीक्वेंस। ये दोनों पैलाड्रोमिक सीक्वेंस के एग्जांपल्स पे।
These are the examples of the palindromic sequence. ठीक है, सो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का और एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, GAATTC. ओके, सो उसको छोड़ो, तो एग्जांपल हो गया पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का. हम नेक्स्ट वर्ड में आते हैं. The next word is known as ORI, origin of replication. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सो ORI क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ नहीं पाएंगे, बाद में समझ पाएंगे. ये है DNA, ये रिकम्बिनेंट DNA. फॉर एग्जाम्पल साल्वियोला टाइफाई में हम लोग एंटीबायोटिक का DNA डाले थे, तो ये एंटीबायोटिक DNA है और ये साल्वियोला टाइफाई है. तो साल्वियोला टाइफाई का DNA होगा पहले से कुछ, ये साल्वियोला टाइफाई का DNA है. तो अगर हम इस DNA को साल्वियोला टाइफाई के DNA में डालेंगे तो हम कहीं भी पुट नहीं कर सकते हैं, हमको उसके ORI में पुट करना होगा ये चीज, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में. तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन होगा, ये ऐसा प्लेस है जहां पर ऐसा रिकम्बिनेंट DNA को डालेंगे तो वो रेप्लिकेट करके और बड़ा फैलेगा. सो समझिए ना. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द DNA, द होस्ट DNA, where the recombinant DNA gets replicated. So ये क्या है? ORI क्या है? ORI is a part of the DNA जहां पर रिकम्बिनेंट DNA जाके रेप्लिकेट करेगा. तो ये हो गया ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका नाम से पता चलता है. देन हाँ, सो हम लोग टूल्स ऑफ तो पढ़ेंगे ही, उसके पहले एक बार DNA लाइगेज भी जान लेते हैं. DNA लाइगेज. DNA लाइगेज का काम क्या है? ये ग्लू टाइप का ऐड करता था, समझे भी, एक ग्लू टाइप का. एक ग्लू टाइप का ऐड करता था, ग्लू स्पेलिंग में था. सो एक ग्लू टाइप का ऐड करता है DNA लाइगेज. तो DNA लाइगेज के बारे में जान गए. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. तो टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या कौन कौन से होते हैं? तो 3 टूल होते हैं बेसिकली, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर एंड competent host for the transformation of recombinant technology. So restriction endonuclease, तो अब इसको समझते हैं. अच्छा टॉपिक है, टूल्स फॉर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. Okay, so the tools of recombinant DNA देखते हैं इसीलिए. तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इसका फंक्शन क्या है? टू कट द रिकम्बिनेंट DNA. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वो लड़का था, जो ये लड़का था,
उसका डीएनए ये है, तो ये डीएनए बहुत बड़ा होता है, डीएनए बहुत बड़ा होता है। मान लो ये इतना था ही, हाइट जीन इतना था, पूरा बड़ा डीएनए में हाइट का जीन इतना ही था, तो इस जीन को काट के निकालने वाला काम कौन करेगा? तो यहाँ पर सीजर आएगा, सीजर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसको काट के यहाँ से निकालेगा। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या है? टू कट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम द वो निकालना है, समझ गए ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। फिर नेक्स्ट है द क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट द क्लोनिंग वेक्टर। वो क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है? क्लोन करता है। क्लोन मतलब जरूरी थोड़ी, अगर हम एक डीएनए डालेंगे दूसरे बॉडी में तो एक ही डीएनए रहेगा तो फायदा नहीं होगा, उसको क्लोन करना होगा, उसको रेप्लिकेट करना होगा ताकि वो डीएनए बढ़े, और वो बढ़ जाएगा तभी बॉडी में उसका फंक्शन आएगा, तो क्लोनिंग वेक्टर। देन आ गया कंप्लीटेंट होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, लाइन समझेंगे, सही होगा, होस्ट आ गया। सो ये हो गया था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब समझते हैं कि चीज को, तो द एंजाइम वेयर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं। द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय W. Arbor along with Smith and Nathan was awarded the Nobel Prize for discover of restriction enzyme। तो restriction enzyme में कुछ पॉइंट्स हैं। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में कुछ पॉइंट है। इसका डिस्कवरी किसने किया? सो मैथन, आर्बर, नेथन एंड स्मिथ। आर्बर, नेथन एंड स्मिथ। तो डिस्कवरी किसने किया? So the discovery of restriction enzyme was done by Arbor, Nathan and Smith। तो डिस्कवरी किसने किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, आर्बर, नेथन एंड स्मिथ। हाँ, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का किसने क्या डिस्कवर? तो उसका डिस्कवर किया, हम साथ में फिर से लिख लेते हैं रिमेम्बर के लिए, स्टैनली एंड कोहेन। इसका लिखते हैं स्टैनली एंड कोहेन। यहाँ पर था आर्बर, नेथन एंड स्मिथ, और यहाँ पर है स्टैनली एंड कोहेन। सो होस्ट, क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हिंट 2 फॉर द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट के द्वारा है। Hint 2 was the first restriction enzyme। तो हिंट 2 was the first restriction enzyme। एक पॉइंट हो गया। तो वो निकाला कैसे गया था वो समझते हैं। पहले हिंट 2 को हम डिस्कस करेंगे नाम के बाद में। मैं दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लेता हूँ। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया हिंद 2, और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम हो गया EcoR1। EcoR1 हो सकते हैं, EcoR1। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया हिंद 2, और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया EcoR1। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये नाम आया कैसे उसको डिस्कस करते हैं। HI आ गया हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तो रेस्ट्रिक्शन हिंद 2 का फुल फॉर्म क्या समझ रहे हैं? हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा
सो हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा आ गया HI से। सो हिंद 2 समझ रहे हैं, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा HIND हो गया, ठीक है। HI से हेमोफिलियस, IN से इन्फ्लुएंजा। सो इसको हम लोग पहले तो नाम लिखते हैं, फिर यहाँ ECOR का लिखेंगे हम लोग, ECOR1 इस्चेरिया कोलाई, ECHEROI इस्चेरिया COLIE। देखो इस्चेरिया कोलाई RY, इसका फुल नाम है इस्चेरिया कोलाई RY। और हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा RD। अब एक नए कारण से समझते हैं इसको अच्छे से। सो H से हो गया, HI से हो गया इन्फ्लुएंजा। देखो H से हो गया हेमोफिलियस, IN से हो गया इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा हो गया HIND। D का नहीं, D से ये आ जाएगा RD हो गया D से, D है। सो ये D से क्या हो गया RD। और ये 2 क्या है, 2 उसके स्ट्रेन का नाम है। 2 किसके नाम है, स्ट्रेन इसका 2 है। सो 2 स्ट्रेन का नाम है। तो हम लोग अब हिंद 2 को पोस्टमार्टम कर सकते हैं। पहला H से हेमोफिलियस, IN से इन्फ्लुएंजा, D से RD, 2 से स्ट्रेन, फिर से H से हेमोफिलियस, IN से इन्फ्लुएंजा, D से RD, 2 से स्ट्रेन। अब ECORI, I नहीं 1 है। E से इस्चेरिया, रुको, E से इस्चेरिया, CO से कोलाई, R से RY, और 1 से स्ट्रेन हो गया 1। तो E से इस्चेरिया, CO से कोलाई, R से RY, 1 से 1। तो हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा RD, E. coli R1, इस्चेरिया कोलाई RY। सो यहाँ पर इस दोनों हम लोग, ये दोनों क्या है, दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। मतलब दोनों का फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ बोथ आर, फंक्शन क्या है, द कटिंग ऑफ द रिकम्बिनेंट DNA। इसका फंक्शन क्या है, द कटिंग ऑफ रिकम्बिनेंट DNA। सो ये फंक्शन है हिंद 2 और इस्चेरिया ECORI का। ओके, so restriction enzyme belong to large class of enzyme called nucleases. There are 2 types of nucleases, exonuclease and endonucleases. हाँ, तो अब हम लोग ये रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स है, ये इसका एक बिग कैटेगरी है, वो सब न्यूक्लियसेस के अंदर आता है। तो हम लोग ऐसा एक वेन डायग्राम बनाएंगे। सो वेन डायग्राम, व्यू, ड्रॉ, शेप्स, सर्कल। ड्रॉ, शेप, सर्कल। सो ये हो गया न्यूक्लियसेस, ये हो गया न्यूक्लियसेस, और ये हो गया न्यूक्लियसेस, बड़ा बड़ा बॉक्स, और ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियसेस के अंदर आता है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर न्यूक्लियसेस
बट ऑल न्यूक्लियसेस आर नॉट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वेन डायग्राम के अंदर आ गया, ठीक है। सो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। सो ये न्यूक्लियसेस का नाम समझते हैं, एजेस। ये जो न्यूक्लियसेस में लिखा हुआ है एजेस, इसका फंक्शन क्या है? एजेस मतलब मारना, मतलब कि कुछ डिस्ट्रक्टिव है। एजेस मतलब डिस्ट्रक्टिव, ये न्यूक्लियसेस डिस्ट्रक्टिव है और उसी की कैटेगरी के अंदर आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम लोग इसको समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेज है EcoR1, और आप लोग समझेंगे स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स डीएनए के अच्छे से बारे में, GATC, CTTAC, ओके, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब उसको देखते हैं। अब हम लोग बनाएंगे वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब, वेक्टर मतलब जो जा रहा है लेके, मतलब जिसका डीएनए हमको लेना, मतलब रिकमेंडेड डीएनए टाइप का हो गया। सो वेक्टर डीएनए पहले बनाते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए, ठीक है। ये हो गया मेरा वेक्टर डीएनए, ठीक है। देन हमारा फॉरेन डीएनए आएगा। अब दिस इज नोन एज द वेक्टर डीएनए, दिस इज नोन एज द फॉरेन डीएनए। तो वेक्टर डीएनए में क्या है? GAATTC, और फॉरेन डीएनए में भी क्या है? GAATTC। तो ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में होता है, उसका काम आएगा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का। तो इसमें क्या है? GAATTC, तो उसको अपोजिट में लिख दो, CTTAAC। वैसे यहाँ पर हो गया GAATTC, CTTAAC। अब इस दोनों को जोड़ना, मतलब कि इसको हमको इसके अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा करेंगे, GCTTAAC हो गया, और ऊपर वाला कर देंगे यहाँ, एक नीचे वाला कर देंगे। मतलब ऊपर वाला पर एज देखेंगे GAATTC, और यहाँ पर खाली हम C छोड़ देंगे। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर G नहीं आएगा, खाली ATTC आएगा, और यहाँ C नहीं आएगा। तो इरेजर से दोनों को मिटाते हैं और रेड कलर से काम करते हैं, ठीक है। अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे, तो ये दोनों मिलकर ये ग्रुप बना देगा, ये दोनों मिलकर वापस ऐसे ही बन जाएगा। सो ये दोनों को ऐड करेंगे तो वेक्टर डीएनए का भी इसमें प्रॉपर्टीज आ जाएगा, और फॉरेन डीएनए का। मतलब कि अगर ये लड़का A था, ये लड़का A था, ये लड़का B था, इसका हाइट बड़ा था, इसका हाइट छोटा था, या इसको और भी तो प्रॉपर्टीज, आई कलर, इसके राइटिंग, इसका शेप, सो वो सब तो रहेगा ही, उसके साथ साथ इसका भी प्रॉपर्टी आ जाएगा। मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएगा इस बी वाली बॉडी में, इसका प्रॉपर्टी भी और इसका प्रॉपर्टी भी। सो वही यहाँ पर दिख रहा है ऐसे करके। तो जब ये चिपकेगा, मतलब कि जब दोनों मिलेगा, तो दो टाइप के एंड्स बनेंगे, स्टिकी एंड्स एंड द ब्लंट एंड। सो मिल गया तो हम डायरेक्टली हो गया, वही वाला बन जाएगा मैं बनाने का। सो स्टिकी एंड द ब्लंट एंड, अब उसके बारे में बात होता है, स्टिकी एंड द ब्लंट एंड। हाँ, और यहाँ पर हाँ चलो, okay, let's move on with this. Okay, sticky end and the blunt end.
द स्टिकी एंड द ब्लंट एंड। अब एग्जाम्पल्स पहले लिखते हैं। स्टिकी एंड एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इको आर 1 एंड हिंद 3। एंड ब्लंट एंड हो गया इको आर 2 एंड हिंद 2 एंड हिंद 2। सो इको आर 1 एंड हिंद 3 हो गया स्टिकी एंड में, इको आर 2 एंड हिंद 2 हो गया ब्लंट एंड में। इसको याद करने का तरीका, जैसे यहाँ पर 1 3 आ गया, यहाँ 2 2 आ गया, तो दोनों जिसमें 2 2 है जिस स्ट्रेन में, ये दोनों स्ट्रेन में 2 2 है तो ये ब्लंट के अंदर आ गया, और ये डिफरेंट डिफरेंट है 1 3 तो ये स्टिकी एंड के अंदर आ गया। सो निमोनिक हो गया। क्या करना ओके। तो अब देखते हैं स्टिकी एंड ब्लंट एंड में क्या प्रॉब्लम है। स्टिकी एंड आराम से चिपक जाता है और ब्लंट एंड में चिपकने में प्रॉब्लम होता है। स्टिकी एंड को हम लोग कोहेसिव भी बोलते हैं। स्टिकी एंड को कोहेसिव बोलते हैं। ड्यू टू द पैलिंड्रोमिक नेचर ऑफ द लार्जर साइट, टू क्रोमेटिक न्यूक्लियोसोम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द one base one complementary pair with the hydrogen bond। तो जो जुड़ता है ना GATC और G8 और CTTAAC, उस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। और वो दोनों जुड़ता किससे है? डीएनए लाइगेज की मदद से। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज यूज्ड टू कट कुछ तो यही हो गया। स्टिकी एंड मतलब आराम से चिपक गया, ब्लंट एंड को चिपकने में प्रॉब्लम होगा, यही है। तो हम क्यों बनाते हैं? जैसे मैंने बनाया पर ये जुड़ गया GAATTC और CTTAAC, ये दोनों जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद ये जो यहाँ पर बॉन्डिंग होता है ना, दिस बॉन्डिंग इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड्स, और ये दोनों जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। I told you in the important terms that the DNA ligase work as a glue, ठीक है। सो ये जुड़ गया। तो फॉरेन डीएनए को एक वेक्टर प्लाज्मिड लाएगा टू द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब तुम लोग इसको GATC के समझ गए। अब एक नॉर्मल एक और डायग्राम समझते हैं। सो भाई एक वेक्टर डीएनए के पास से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट ठोक करेगा और उसको जोड़ दिया जाएगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। देखो जैसे कि ये। सो इसको हम लोग इस फोटो में सो ये हो गया एक वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड। वेक्टर डी ये हो गया वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड। तो वेक्टर डीएनए को प्लाज्मिड भी बोलते हैं। वेक्टर डीएनए मतलब वेक्टर क्या होता है? जो एक सामान को दूसरे सामान तक पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर। तो ये वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड है। वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड है। यही जिस बच्चे का यही ए बच्चा जिसका हाइट बड़ा था, इसका हाइट बड़ा था। सो ये जीन है। ये तो पूरा डीएनए हो गया, पूरा डीएनए हो गया। इस पूरे डीएनए ओह शिट मैन। सो यही है डीएनए हाइट का। सो अब क्या करेंगे हम लोग? उसमें डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्लस
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी हम लोग क्या डालेंगे इसमें, हिंद टू डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंद टू डाल दिया। देन इसमें क्या हुआ, ये एरिया मिसिंग हो गया। मिसिंग हो गया मतलब ये निकल गया, मतलब उसका हाइट जीन निकल गया है। अब ये हाइट जीन निकल गया है, ये रहा उसका हाइट का जीन। अब उस हाइट का जीन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे टू द होस्ट। अब उस हाइट के जीन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे टू द होस्ट। होस्ट का हाइट का जीन निकालेंगे, मान लो होस्ट छोटा था तो होस्ट का छोटा हाइट वाला जीन निकालेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे बड़ा हाइट वाला जीन से। सो ये हो गया कि ये हो गया इंट्रोड्यूस्ड है। मान लो ये ई को R1 है, हाइट उठ के छोड़ दो, ऐसे ही मान लो ई को R है, हिस्टीरिया कोलाई है, इसमें कुछ जीन डला गया तो बाद में क्या करेगा, मान लो यही हिस्टीरिया कोलाई है, चलो कलर से मान लो यही है हिस्टीरिया कोलाई, इसके अंदर आ गया है जीन, ये ट्रांसफर जीन आ गया। देन ये क्या करेगा, ये करता है बडिंग, ये बडिंग बोलती है, ये करता है फिजन। तो ये फिजन से एक और हिस्टीरिया कोलाई बनाएगा, अपने अंदर सेल बनाएगा और ये जीन उसके अंदर भी रहेगा। फिर मान लो और बना दिए 4 सेल, 1 2 3 4, तो इसके अंदर भी उसका वो आ जाएगा। ऐसे करके इसका ट्री चलेगा। सो ये देख सकते चार्ट ऐसे गया। सो फिर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अब देखेंगे अल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में हम जानते हैं, अल्कलाई फॉस्फेट के बारे में जानते हैं। अल्कलाई फॉस्फेट्स, तो अल्कलाई फॉस्फेट का काम क्या है, अल्कलाई फॉस्फेट का ये काम है, ये कैटालाइजर्स है करता है, ये रिमूव करता है 5 फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द डीएनए एंड दस मॉडिफाई द टर्मिनस डीएनए। जो 5 प्राइम ग्रुप ऑफ द डीएनए को रिमूव करता है, 5 प्राइम ग्रुप ऑफ द डीएनए को क्या करता है, रिमूव करता है। तो अल्कलाई फॉस्फेट का काम क्या हो गया, इट रिमूव्स द 5 प्राइम ऑफ द डीएनए। सो इट्स रिमूव द 5 प्राइम ऑफ द डीएनए, अल्कलाई फॉस्फेट। देन डीएनए लाइगेज को समझिए हम लोग करता है चिपकाने वाला काम। ये तो एक अल्कलाई फॉस्फेट छूट गया था तो बोल दिए। तो बहुत कुछ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर पे। सो टूल्स में हम लोग देखे थे, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन क्लोनिंग वेक्टर, देन द कंप्लीट होस्ट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्लोनिंग वेक्टर। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक डिफिकल्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है वाले समझते हैं। वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल्स। वेक्टर क्या होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है, एक मॉलिक्यूल ही ना होता डीएनए का वेक्टर, पहले समझ लीजिए, जो कि कैरी करता है एक फॉरेन डीएनए को टू द होस्ट डीएनए, एक फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए के अंदर ले जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज द वेक्टर कैरियर डीएनए, उसको कैरियर भी बोलते हैं। तो वेक्टर डीएनए को मैं पीछे बनाए थे, वेक्टर डीएनए को प्लाज्मिड लिखे थे, तो उसको प्लाज्मिड ये बोलते हैं, एंड बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स। ठीक है, सो दे आर कॉमनली यूज फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ क्लोनिंग। तो वेक्टर डीएनए का यूज क्यों होता है, क्लोनिंग के लिए यूज होता है वेक्टर डीएनए का। जैसे कि ORI में इसको डाला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे
सो वहाँ पर से इसका यूज़ किया जाता है। सो ORI में डाला जाता है, फिर उसमें कॉपी होने लगता है, और जितना हाई कॉपी में होगा उसका फिर फंक्शन वहाँ पर दिखेगा, जितना हाई कॉपी में होगा उसका फंक्शन वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सो फिर उसके बाद क्या किया जाता है देखते हैं। जैसे एक होता है सेलेक्टेबल मार्कर, तो हम लोग को अगर डीएनए गया है कि नहीं वो भी श्योरिटी नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा, तभी श्योरिटी आएगा कि वो डीएनए गया है कि नहीं गया है। सो वो करते हैं हम लोग। सो हम लोग इसमें जानेंगे पहला पॉइंट क्या था, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा पॉइंट है सिलेक्टिव मार्कर। सिलेक्टिव मार्कर फंक्शन क्या है? सिलेक्टिव मार्कर का यही फंक्शन है कि वो हम लोग को आइडेंटिफिकेशन देता है। वो क्या देता है? इट गिव्स द आइडेंटिफिकेशन वेयर द होस्ट हैज गॉट टू द बॉडी और नॉट। सो ये हम लोग को एक इंडिकेशन देता है। सो हम लोग को इंडिकेशन देता है सिलेक्टिव मार्कर। तो सिलेक्टिव मार्कर होता क्या है क्या नहीं बताते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक क्लोनिंग वेक्टर बनाया, एक क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? जो इधर से इधर सामान पहुंचाता है, फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए पहुंचाता है क्लोनिंग वेक्टर। तो इसी क्लोनिंग वेक्टर को एक आर्टिफिशियली लैब में डिजाइन किया गया, इंपॉर्टेंट है, PBR, इसका नाम रखा गया PBR 322, PBR 322। सो बनाते थोड़ा सा नीचे करते ओके। इंपॉर्टेंट है शेप्स another man। ठीक है चलो। तो इसका नाम रखा गया PBR 332, PBR 322, PBR 322 इसका नाम रखा। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल, सो ये क्या है? आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। So PBR 322 is an artificial cloning vector। So इसका फंक्शन क्या है? पहले बनाते हैं। इसको एक रफली बेसिस में याद भी करना होगा। ये हो गया इसका ORI ऐसा। सो यहाँ पर एक है BAMH1, इसे क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? BAMH1 समझ जाना इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये HIND2 यहाँ पर है, इसे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला गया है। HIND2, CLA1, EcoR1 यहाँ क्या पर है? यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ क्या है? PVU1। ठीक है, यहाँ पर क्या है? PST1 एंड PVU1, PV2 है यहाँ पर। यहाँ क्या है? वन। और एक और चीज होता है, बात में बताएंगे उसका नाम, TTR,
और यहाँ पर है AMPR। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये टॉपिक। हाँ तो देखो, सो ये है एक रेस्ट्रिक्शन, ये है एक क्लोनिंग वेक्टर, ये एक क्लोनिंग वेक्टर आर्टिफिशियली जो डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम है PBR322, इसका नाम है PBR322। इसका नाम डिज़ाइन किया गया है और नाम रखा गया है, was done by Bouvier and Rodriguez। Bouvier and Rodriguez तो इसका नाम डिजाइन किया गया है Bouvier and Rodriguez। Bouvier and Rodriguez ने PBR322 को आर्टिफिशियली क्लोनिंग वेक्टर लैब में डिजाइन किया गया है। ये है PBR322 का स्ट्रक्चर। इसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाला गया है, फॉर एग्जांपल BAM-H1। और इसको हम लोग को जानना भी कि कहाँ पर क्या कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये हो गया BAM-H1, यहाँ पर है एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए मन में। ये हो गया BAM-H1, ये हो गया HIND2 यहाँ पर है आपका CLA1, EcoR1, PUV1, PST1, ORI, PUV2। उसको कैसे याद कर सकते हैं? PUV भाई 2 बार है तो यहाँ 2 बार है तो PUV2 बोल दो। हाँ, ORI, फिर PST1, PV1, फिर EcoR1, CLA1, HIND2, BAM-H1। फिर से PVU2, ORI, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND2 एंड BAM-H1। यहाँ पर क्या है? टेट्रा इथाइल, यहाँ पर है उसका फुल फॉर्म है TTR का इज द tetracycline and ampicillin। 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 ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये एंटीबायोटिक है, इसके बाद हम समझेंगे अच्छे से। ये एंटीबायोटिक है। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पर आ गया BAM-H1, फिर आ गया HIND2, फिर आ गया CLA1, फिर आ गया EcoR1, फिर आ गया PVU1, फिर आ गया PST1, फिर आ गया ORI1, फिर आ गया PVU2, देन क्लोनिंग वेक्टर। फिर से नीचे देते हैं PVU2, ORI, PST1, PVU1, EcoR1, HIND2, CLA1 एंड BAM-H1। या टेट्रासाइलिन है या एम्फिसिलिन है, इसका नाम है PBR322। ये बनाया गया है Bouvier एंड Rodriguez से। ये क्लोनिंग वेक्टर है, आर्टिफिशियल डिजाइन किया है लैब में। ये आर्टिफिशियल डिजाइन किया है, एक लैब में डिजाइन हुआ है ये, ठीक है। सो ये हो गया एक क्लोनिंग वेक्टर। आप समझते हैं इसके अंदर है क्या। और ये है ORI, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है ORI। ठीक। सो सेलेक्टिव मार्कर्स क्या है? सेलेक्टिव मार्कर्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। सेलेक्टिव मार्कर्स का काम करता है आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। ओके, सो ये आइडेंटिफिकेशन देता है एलिमिनेशन एरिया और हम लोग को बताता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो नॉर्मली जीन के अंदर कोडिंग रहता है एम्पिसिलिन का, टेट्रासाइलिन का, वो सब क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स होते हैं। उसका काम क्या है सब बताते हैं बाद में। वो सेलेक्टिव मार्कर्स को और एक यूनिक बनाते हैं। तो क्लोनिंग साइट इससे पहले देखते हैं। हाँ, और एग्जांपल्स हो गया एंटीबायोटिक का क्लोरामिफेनॉल एंड कानामाइसिन। तो फिर अब क्लोनिंग का बात। सो क्लोनिंग साइट, द वेक्टर मस्ट ऑल्सो हैव एट लीस्ट वन यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज रिकॉग्नाइजेशन टू एनेबल द फॉरेन DNA। मतलब कि अगर एक वेक्टर आ रहा है, मतलब मान लो DNA का एक ये बच्चा का जो हाइड जीन हो गया, ये था हाइड जीन। उस हाइड जीन
जरूरी नहीं है सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस हाइड जीन को निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल बैम H1 उसको निकाल सकता है, बैमी H1 ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब हम मान रहे उसको कि बैमी H1 ऐसा एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि हाइड जीन को कट कर सकता है। तो इसमें और सब कोई एंजाइम काम नहीं करेगा। हम लोग डाल देंगे, हम लोग क्लोनिंग वेक्टर डाल देंगे PBR322, बट उसमें एक्ट कौन करेगा? बैम H1 का एक्ट करेगा। उसमें एक्ट कौन करेगा? बैम H1 ऐड करेगा। तो जब उसमें बैम H1 ऐड करेगा तो उसको निकालेगा। तो वही एनसीईआरटी में दिया गया है, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको निकाल सकता है, दैट इज कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। मोस्टली कॉमन वेक्टर यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट, हर एक वेक्टर का एक यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, ठीक है, रेफर टू एज पॉलीलिंकर एंड मल्टी क्लोनिंग साइट। द प्रेजेंस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द प्रेजेंस ऑफ the restriction site with the selectively marked tetracycline and ampicillin permits an easy selective for the cell recombinant in PBR322. Selection of recombinant is due to inactivation of biotechnology and इतना। तो अब क्या किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम हाइड जीन को इसके अंदर डाल दिए, हाइड जीन घुस गया, तो हम कैसे जाने सेलेक्टिव मार्कर का मतलब क्या है? मान लो हम हाइड जीन इसके अंदर डाल दिए, तो हम कैसे जाने कि इसके अंदर हाइड जीन आ गया है? हम तो देख तो सकते नहीं है, तो वो जानेंगे कैसे? वो डालेंगे सेलेक्टिव मार्कर से। कैसे जानेंगे वो समझते। तो कैसे जानते हैं? हम लोग दो मीडियम लेंगे, एक होगा एम्पिसिलियन मीडियम, एक लेंगे हम लोग एम्पिसिलियन मीडियम, और एक हम लोग लेंगे टेट्रासाइलिन मीडियम। तो हम लोग एक लेंगे एम्पिसिलियन मीडियम और एक हम लोग लेंगे टेट्रासाइलिन मीडियम। अब करेंगे क्या? और हम लोग तीन तरीके से वेक्टर एंजाइम्स लेंगे, एक हम लोग लेंगे A, B, C, समझा रहे थे। समझिए ABC को ऐसे करके, पहले इमेज ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो तीन टाइप पॉसिबल है होस्ट का, होस्ट के अंदर इट विल बी तो तीन पॉसिबिलिटी है होस्ट के अंदर। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी वो गया ही नहीं, मतलब क्या नहीं गया? तो तीन पॉसिबिलिटी, मान लो ये इसका पहला का डीएनए, इसका डीएनए, ये इसका डीएनए, या इसमें डीएनए होगा अपना अपना, ये इसका डीएनए है और ये इसका डीएनए है, देन ठीक है। सो बन गया। हम ये तीन बैक्टीरिया ले, बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया सी। तो बैक्टीरिया ए के अंदर मान लो जीन घुसा ही नहीं, मतलब घुसा ही नहीं। बैक्टीरिया बी के अंदर वेक्टर घुस गया PBR322, बट वेक्टर के अंदर उसका जो रिकमेंडेड डीएनए है वो नहीं घुसा, मतलब हाइड जीन घुसा ही नहीं। और यहाँ था कि वेक्टर भी घुस गया और हाइड जीन घुस भी गया। तो ये तीनों में सब हम लोग को चाहिए कौन सा था? सी चाहिए था। बट हम जानेंगे कैसे कि सी कैसा है? तो हम जानेंगे क्या कौन किसी कौन सा है? तो हम ऐसे जानेंगे। मान लो ये टेट्रासाइलिन मीडियम में ग्रो करता है, मान लो कि अगर इसमें हम टेट्रासाइलिन डाल भी देंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टेट्रासाइलिन मीडियम में ग्रो करता है, मान लिया हम कि ए बी सी तीनों टेट्रासाइलिन मीडियम में ग्रो करता है। तो हम इसके अंदर एम्पिसिलियन मीडियम में इसको डाल देंगे तो क्या होगा? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के पास रेजिस्टेंस है ही नहीं, जैसे कि हम यहाँ बताए थे पहले कि ये PBR322 है, तो यहाँ टेट्रासाइलिन मीडियम है, यहाँ एम्पिसिलिन मीडियम है। और अगर इसके अंदर ये वेक्टर घुसा ही नहीं PBR322, तो ये एम्पिसिलिन मीडियम नहीं है, ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो अगर हम इसको एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे और इसके पास एंटीबायोटिक नहीं रहेगा तो ये मर जाएगा।
जहां हमें देखे कि मर गया। ठीक है, अगर हम इसको डालेंगे एम्पिसिलियन मीडियम में तो देखेंगे इसके अंदर एम्पिसिलियन है, इसके अंदर एम्पिसिलियन है। तो अगर इसके अंदर एम्पिसिलियन रहेगा और इसका एम्पिसिलियन मीडियम में डालेंगे और इसके पास एम्पिसिलियन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रहेगा तो ये नहीं मरेगा, मतलब यहाँ ये जिंदा दिख रहा है। ठीक है, और एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना है। अगर डीएनए घुस जाता है तो जीन को इनएक्टिवेट कर देता है। इफ द डीएनए वेक्टर एंटर्स इट इनएक्टिवेट्स द जीन, इट इनएक्टिवेट्स द जीन। तो अगर वो उस मीडियम में घुस जाएगा, मान लो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, उस मीडियम में घुस गया तो वो जीन को इनएक्टिवेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल क्या घुसी गया, यहाँ पर देख रहे हो कि ये जीन घुस चुका है। तो जब ये जीन घुस चुका है तो एम्पिसिलियन मीडियम में क्या हाल होगा, वो बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई ये जीन घुसा कहाँ है, ये टेट्रासाइलिन मीडियम में घुसा है। एम्पिसिलियन मीडियम इनएक्टिव क्यों होगा? नहीं होगा इनएक्टिव। एम्पिसिलियन मीडियम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर एम्पिसिलियन मीडियम है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जिंदा बच जाएगा। ठीक है, अब टेट्रासाइलिन मीडियम में डाल के देखते हैं, फिर यहाँ पर टेट्रासाइलिन मीडियम में मर जाएगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं टेट्रासाइलिन मीडियम। अब यहाँ पर क्या होगा, टेट्रासाइलिन मीडियम में ये मरेगा कि नहीं मरेगा? देखो इसके अंदर जीन नहीं घुसा है, इसके अंदर नॉर्मल, ये जीन घुसा ही नहीं है, ये नॉर्मल है, मतलब ये खाली PBR 322 घुसा है। तो उसका टेट्रासाइलिन मीडियम में मरेगा? ये नहीं मरेगा क्योंकि इसमें जीन घुसा ही नहीं है, ये आराम से दोनों मीडियम में जिंदा रहेगा, ये दोनों मीडियम में मर जाएगा। इसमें क्या होगा, ये टेट्रासाइलिन मीडियम में घुस गया है क्योंकि ग्रो करता है टेट्रासाइलिन मीडियम में। जब ये टेट्रासाइलिन मीडियम में घुस गया है तो ये क्या करेगा, उस मीडियम को इनएक्टिवेट कर देगा, मतलब इसमें अब टेट्रासाइलिन मीडियम का एंटीबायोटिक जीन इनएक्टिवेट हो गया है, तो यहाँ पर ये मर जाएगा। तुमको आइडेंटिफाई क्या करना था, ये करना था आइडेंटिफाई की जिसमें एक पहले टिक आए एक क्रॉस आए, मतलब इस पोजीशन को हम लोग को आइडेंटिफाई करना था, हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये जीन है। ठीक है, सो इस आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये एक जीन है, इसमें जीन घुस चुका है, यही वेक्टर है, तो हम लोग सेलेक्टिव मार्कर समझ गए। ओके, तो इसको समझने में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा 2 बार 3 बार, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था बट समझ आया मुझे। सो ये हो गया द बातें टेट्रासाइलिन मीडियम और सेलेक्टिव मार्कर्स की। सेलेक्टिव मार्कर के पास लिखा हुआ दिया हुआ है टॉपिक, द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन इज डन बाय डीएनए सीक्वेंसिंग नोन एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इस डीएनए सीक्वेंसिंग जो मैं अभी किया हूं इसको बोला जाता है नॉर्मल ग्रीन कलर लेते हैं, थोड़ा सा पतला, ठीक है। ये जो वर्क किया गया ABC के साथ लैब में, जहां में पता चला कि इसके अंदर ये जीन है, यही हमारा रिक्वायरमेंट है, इसी को हम लोग को चाहिए था। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। So this process is known as insertion inactivation. तो रिकमेंडेड कॉलोनीज की जैसा मार्क्स होता है, तो यही प्रोसेस अभी हम लोग समझे प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम था इंसर्शन इनएक्टिवेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन एज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स एंड एनिमल्स। सो जीन्स एंड एनिमल्स, तो अब कौन से वेक्टर को हम लोग एनिमल के लिए यूज करें, कौन से वेक्टर को प्लांट्स के लिए यूज करें, वो समझते हैं। तो कौन से जीन्स को प्लांट के लिए यूज करें, कौन से जीन को एनिमल्स के लिए यूज करें। सो वेक्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हो गया वेक्टर लिखे।
तो प्लांट्स में कौन सा वेक्टर यूज करें और एनिमल्स में कौन सा वेक्टर यूज करें वो समझते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज अ पैथोजेनिक फॉर सर्वर डाइकोट्स प्लांट and is able to deliver a piece of DNA through the tDNA and transform human directly. तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस तो क्या होता था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डाइकॉट प्लांट को हार्म करता था। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डाइकॉट प्लांट्स को हार्म करता था। तो क्या किया गया, उसके टीडीएनए में इसका एंटीबायोटिक डाल दिया गया। टीडीएनए में उसके टीडीएनए में इसका एंटीबायोटिक डाल दिया गया, किसमें, डाइकॉट प्लांट में। अब वो उसको हार्म नहीं करता है। सो सबसे पहले प्लांट के लिए वेक्टर क्या हो गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। सो ये क्या हो गया, प्लांट के लिए वेक्टर हो गया। द वेक्टर फॉर प्लांट इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज द वेक्टर फॉर प्लांट। देन फॉर एनिमल, रेट्रोवायरस। फॉर एनिमल, सो प्लांट्स के लिए क्या हो गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो डाइकॉट में रहता था वो प्लांट को हार्म करता था। तो उसका एंटीबायोटिक जीन डाल दिया गया थ्रू द डीएनए टू द डाइकोट प्लांट। अब उसको हार्म नहीं करता है। तो एनिमल्स में हो गया रेट्रोवायरस। एंड एनिमल्स इट इज द रेट्रोवायरस एंड हैज नाउ बीन डिलीवर्ड टू द डिजायर्ड जीन ऑफ द एनिमल। तो ये तो हो गया। अब हम लोग दो टॉपिक समझ गए, पहला ORI, दूसरा हमारा समझ गए द सेलेक्टिव मार्कर्स। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट competent host for transformation with recombinant DNA। तो competent host क्या होता है, हम लोग डीएनए को तो डाल सकते हैं बाय वेक्टर। वैसे पहले हम समझे कि GATTC करके उसे करके डाल सकते हैं बाय थ्रू द वेक्टर, बट बिना वेक्टर के भी हम लोग डाल सकते हैं। देयर आर सम प्रोसेसेस, इजी प्रोसेसेस है। ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में तो आज के लिए हाँ जी देखते हैं। पहले बात ये तो हम लोग समझ गए, इतना था वेक्टर था, इतना पे इसमें बात हो गया। हाँ अब हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट, अभी कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है? Many kind of host cell including the Escherichia coli, yeast, animals and plant cell। बहुत सारा सेल होता है, कोलाई, yeast, plant cell are available for genetic engineering। DNA is hydrophobic molecule। So एक important point आ गया competent host के अंदर में, that DNA is hydrophobic molecule। So DNA is a hydrophobic molecule, यानी ये पानी की तरफ नहीं जाता, पानी से इसको एलर्जी है, फोबिक। So DNA is a hydrophobic molecule, the first point we get to this, and it cannot pass the concentration of divalent cations। So DNA divalent cation से पास नहीं कर पा सकता है। So cannot pass through di so DNA is a hydrophobic molecule and it cannot pass through the divalent cations। next point, ठीक है। so मान लीजिए मेरे को एक बॉडी ए है, एक Escherichia coli है, मान लो ये, चलो बॉडी है। अब एक Escherichia coli है ए, उसका कोई जीन हमको कोई और बैक्टीरिया में डालना है, तो हम कैसे डालेंगे? सबसे पहले हम उसको देंगे इलेक्ट्रिक शॉक, एक हीट शॉक दे सकते हैं, कोई भी हम उसको हीट शॉक दे दिया मान लो। हम क्यों करेंगे पहले ये बताते हैं। मान लो ये दूसरा, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब बी चाहेगा तो नहीं ना कि मेरे अंदर कुछ भी घुस जाए, हम
ऐसे ही घुसा देंगे, मान लो हम लोग अच्छा चीज़ घुसा रहे हैं, बट वो चाहेगा तो नहीं कि कुछ भी घुस जाए, डीएनए हमको घुसाना है इसके अंदर, तो चाहेगा तो नहीं कि कुछ भी मेरे साथ फॉरेन डीएनए घुस जाए। तो सबसे पहले उसको हम लोग हीट शॉक देंगे, शॉक देने से उसका बॉडी का थोड़ा काम करना कम होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देंगे उसको, वॉल में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन देंगे, Ca+2 कंसंट्रेशन देंगे ताकि डीएनए आराम से घुस पाए। फिर हीट शॉक के बाद जस्ट उसको तुरंत पुट करेंगे टू पुट टू द, उसके बाद हम तुरंत उसको आई से पुट कर देंगे ताकि उसका शॉक और बढ़ जाए। फिर Ca2+ आयन दे देंगे हम लोग, और उसके अंदर ट्रांसफेक्शन। फिर इन यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक में हो गया। फिर इन यूकैरियोटिक द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्लेस्ड बाय ट्रांसफेक्शन। सो ये प्रोकैरियोटिक में से करेंगे हम लोग। ये सिस्टम किसके अंदर किया जाएगा, ये सिस्टम किया जाएगा इन द प्रोकैरियोटिक्स। जैसे कि ए बॉडी हो गया या बी बॉडी हो गया, ए बॉडी का जीन डालना है बी बॉडी में, तो ये घुसने तो देगा नहीं, ये बोलेगा भाई क्यों घुसने देंगे। तो सबसे पहले उसको हीट शॉक देंगे, फिर ठंडा पानी में डाल देंगे, ठंडा आइस में डाल देंगे, उसके बाद उसको शॉक लगेगा, उसका बॉडी काम करना बंद करेगा। फिर Ca2+ का कंसंट्रेशन देंगे तो प्रोकैरियोटिक्स में घुस जाएगा। बट ये यूकैरियोटिक्स में कैसे करें, then in eukaryotics. So in eukaryotics, ये काम यूकैरियोटिक्स में कैसे होगा। सो इन यूकैरियोटिक्स इज डन बाय ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो प्रोकैरियोट में क्या होता था, इन पहले हम लिख लेने थे, इन transformation is done converted to ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको समझना है। ट्रांसफॉर्मेशन होता कहाँ था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक्स में होता था, और ट्रांसफेक्शन कहाँ होता है, इन यूकैरियोटिक्स। सो यूकैरियोटिक्स में डीएनए को डालने वाले प्रोसेस को ट्रांसफेक्शन बोलते हैं, एंड इन प्रोकैरियोटिक इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट इज डन बाय ट्रांसफॉर्मेशन इज डन बाय वेक्टरलेस प्रोसेस इंट्रोड्यूस द रिकमेंडेड डीएनए। यहां पर हम वेक्टरलेस प्रोसेस की बात करते हैं। तो बिना वेक्टर के कैसे काम होगा। सो वेक्टरलेस प्रोसेस आता जीन गन मेथड। जीन गन मेथड क्या है, इट इज अ मेथड एंड द bombarded with high velocity of the particle of tungsten। फॉर एग्जाम्पल ये वीट है, इस प्रोसेस किसमें किया जाता है, इसमें किया जाता है, वीट में किया जाता है, और इसमें किया जाता है, राइस में किया जाता है, मेज में किया जाता है, वीट, राइस, मेज, और सबको जीएम क्रॉप्स बना दिया जाता है। सबको क्या बना दिया जाता है, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जीन गन क्या होता है, एक गन टाइप का रहता है, उसके अंदर जीन डाला जाता है। मान लो हमको ये डीएनए डालना है, मान लो विटामिन ए का डीएनए डालना है किसी में भी, मान लो विटामिन ए का डीएनए डालना है कुछ भी, तो उसको हम लोग कोट करेंगे। इट इज कोटेड विथ टुंगस्टन एंड गोल्ड AU, टुंगस्टन W। इट इज कोटेड विथ W यानी टुंगस्टन एंड गोल्ड को कोट करके उसको मारा जाएगा वीट में, राइस में, मेज में, और उसके अंदर जीन घुस जाएगा। तो ये वेक्टरलेस प्रोसेस हो गया, एंड इट इज डन बाय जीन गन। एंड एक और होता है माइक्रो बाय, एंड सेकंड प्रोसेस इज बाय माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन मारेंगे भाई, तो न्यूक्लियस में इंजेक्शन मार दिया जाएगा बाय माइक्रोपिपेटी। सी मेज हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें इंजेक्शन मार दिया जाएगा बाय माइक्रो इंजेक्शन। सो आज के लिए इतना ही। मैं देख लेते हैं पर से क्या क्या है, एक सेकेंड।
तो सो बायोटेक में इतना हुआ आज। बायोटेक है क्या, बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आता है। अगर ए बॉडी है, उसका हमको कोई जीन डालना है बी बॉडी में, सबसे पहले हम लोग जीन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसको मेंटेनेंस करेंगे। फादर कौन होगी, हम लोग बर्ग होगी फादर। फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया, जेनेटिक प्रिंसिपल एंड केमिकल प्रिंसिपल। जेनेटिक में क्या होता है, फेनोटाइपिक चेंज होता है, केमिकल में क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। फिर रिकमेंडेड डीएनए क्या हो गया, फर्स्ट रिकमेंडेड डीएनए किसने दिया, स्टैनली कोहेन में। मान लो इसका हाइट बड़ा है, तो हाइट बड़ा क्या हो गया, वही हो गया इसका रिकमेंडेड डीएनए, ये हो गया उसका रिकमेंडेड डीएनए। फिर जैसे हम लोग सबसे पहले स्टैनली एंड कोहेन ने क्या किया, सैल्मोनेला टाइफाई में वाला प्रोसेस अपनाया एंटीबायोटिक का। फिर पैराड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, एमओएम डीएडी। ओआरआई हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए लाइगेज हो गया ग्लू। टूल्स फॉर द रिकमेंडेड डीएनए क्या हो गया, डिस्कवरी स्मिथ आर्बर। टूल्स हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर एंड द होस्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कौन डिस्कवर किया, स्मिथ, आर्बर एंड नेथन। क्लोनिंग वेक्टर हो गया, होस्ट हो गया। हिंद 2 वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम दो एग्जांपल लिए, हिंद 2 और इकोआर1। तो उसको कैसे लिखते हैं, हिंद को लिख सकते हैं हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा आरडी डू स्ट्रेन, इकोआर एस्टेरिया कोलाई R1 1 स्ट्रेन। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। फिर फॉर्मेशन, कटिंग ऑफ रिकमेंडेड डीएनए, न्यूक्लियस डिस्ट्रक्टिव होता है, सर न्यूक्लियस के अंदर आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेक्टर ऑफ फॉरेन डीएनए को ऐसे करके डाला जाता है G8TTC, तो ये ऐसे हो गया, स्टिकी एंड सब ब्लंट एंड बनेगा इकोआर1, और हिंद 3 कोहेसिव फोर्स से स्टिकी एंड बनाता है, ब्लंट एंड बनाता है इकोआर2 एंड हिंद 2। इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, डीएनए लाइगेज से ज्वाइंट होता है। फिर ऐसे करके एक प्रोसेस दिखाया गया। अल्कलाई फॉस्फेट का काम क्या होता है, 5 प्राइम डीएनए को रिमूव कर देना। क्लोनिंग वेक्टर क्या कैसे होता है, क्लोनिंग वेक्टर को जाता है 3 तरीका से, ORI, सेलेक्टिव मार्कर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द जीन इन द होस्ट। ORI तो पता हम लोग को, सेलेक्टिव मार्कर्स वैसे दिया गया, BAMH1, HIND2, CLA1, EcoR1, PBU1, PST1, ORI, PBU2, क्लोनिंग वेक्टर आर्टिफिशियल होता है। बोवियर एंड रोडिगर से किया जाता है, एंटीबायोटिक होता है, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन मीडियम हो गया। फिर इन लोग सेलेक्टिव मार्कर कर लिए भाई, इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऐसे करके। फिर कंप्लीमेंट होस्ट के बाद देख लिए, हीट शॉक NCA2+ प्रोकैरियोटिक्स होता है, यूकैरियोटिक्स में जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन से किया जाता है। सो इतने नोट्स हैं। सो थैंक यू, आपके लिए इतना ही। नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब नोट्स के लिए, और डन, ओके।